हेलो गाइस। तो आज हम क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है जल अनमोल संसाधन। तो आज हम इस चैप्टर का पार्ट 2 देखने वाले हैं और हमारा जो पार्ट 1 था वो हम आपको पहले ही बता दिए थे। तो अभी हम पार्ट 2 देखने वाले हैं और ये जो है हमारा क्वेश्चन 6 से स्टार्ट है और इससे पहले जो जितना भी क्वेश्चन और पॉइंट था वो हम आपको पार्ट 1 में बता दिए थे। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो देखिए, उसके बाद पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि ड्रिप सिंचाई विधि क्या है, वर्णन करें। तो ड्रिप सिंचाई विधि क्या होती है, इसे वर्णन करने बोला है। तो ड्रिप सिंचाई विधि होती है ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है। मतलब कि ड्रिप सिंचाई विधि है जिसमें कम व्यास मतलब कम जगह वाले पाइपों द्वारा पौधों को पानी मिल जाता है, जो सीधे उनकी जड़ों तक पानी जल पहुंचाता है और सीधे उनकी जड़ों तक जो है जल को पहुंचा देता है। और इससे जल की बर्बादी रोकने के लिए ड्रिप विधि से सिंचाई करनी चाहिए और जल की बर्बादी को भी रोकने के लिए ड्रिप सिंचाई विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भौम जल और भौम जल स्तर को दिखाते हुए एक रेखा चित्र बनाएं, उन्हें चिन्हित करें। तो इसमें बोला है कि भौम जल और भौम जल स्तर क्या होता है। तो यहाँ हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे बादल है, यहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ पे संघनन प्रक्रिया हो रही है और यहाँ पे वाष्प हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन यहाँ पे पौधों से। यहाँ पे हैंडपंप है और ये नदी और झीलें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा अंत संयंदन हो रहा है और जो हमारा ये पॉइंट में यहाँ है जल भर। और ये जो हमारा क्वेश्चन में बोला है भौम जल और भौम जल स्तर, तो ये हमारा यहाँ पे है भौम जल, ये हो गया हमारा भौम जल। तो भौम जल क्या होता है, भौम जल का मतलब हमें ऐसे ही समझ में आ रहा है, भौम मतलब भूमि और जल मतलब पानी। तो भूमि के जो अंदर पानी होता है जल, भूमि के अंदर जो जल होता है उसे ही भौम जल कहते हैं। और भौम जल स्तर क्या होता है, भौम जल स्तर तो होता है जो भौम मतलब भूमि, जल मतलब पानी और स्तर मतलब जमीन। स्तर मतलब जगह, स्थान, जो भी बोल सकते हैं आप। तो भूमि के अंदर में जो पानी होता है, उस भूमि के अंदर जल जो कि सबसे ऊपरी परत जो होता है उसे ही भौम जल स्तर कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये 7 नंबर का क्वेश्चन भौम जल और भौम जल स्तर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि मान लें आपके क्षेत्र में काफी वर्षा होती है किंतु गर्मी के दिनों में कुआं का पानी सूख जाता है। अब जल को बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। जल को बचाने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं और गर्मियों के दिनों में हमारे गांव में घर में सूख जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने क्षेत्र में जल बचाने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। तो पहला हो गया हमारा वर्षा जल का संरक्षण। जो बारिश होगी जल को हम संरक्षण कर सकते हैं, जल छाजन हो सकता है, कर सकते हैं। वर्षा के जल को भूमि के अंदर प्रवेश कराना, वर्षा के जल को भूमि के अंदर प्रवेश करा सकते हैं, इससे हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो भौम जल की पुनः पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भौम जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों तालाबों का जल मृदा में से रिस कर भूमि के नीचे गहराई में अंतःस्रवृत हो जाता है और भौम जल की पुनः पूर्ति कराता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि भौम जल की पूर्ति कैसे होती है। तो जो वर्षा होती है और उनके अन्य स्रोत, वर्षा जल उनके अन्य स्रोत नदियां तालाबों और नदी तालाबों जो भी हैं का जल जो है वो मृदा में रिस कर भूमि के नीचे गहराइयों में चला जाता है और वहाँ अंतःस्रवृत हो जाता है और उससे ही भौम जल की पुनः पूर्ति हो जाती है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा झारखंड सरकार गांव तथा शहरों में जल संचयन के लिए किस तरह का कार्य कर रही है, इसमें हमारी क्या सहभागिता है। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड सरकार गांव में डोबा का निर्माण कर रही है
तथा जल का संरक्षण संरचनाओं का निर्माण कर रही है। शहरों में जल संचय के लिए नए तालाबों का निर्माण कर रही है तथा पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार कर रही है। तो झारखंड सरकार गांव में क्या कर रही है? जल का संरक्षण के लिए, संचयन के लिए, जल को बचाने के लिए, जल का संचयन के लिए डोबा का निर्माण कर रही है गांव में, और शहरों में जो है वो तालाबों का निर्माण कर रही है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी पर 3/4 भाग में जल है, फिर भी पेयजल की समस्या का क्या कारण है? तो पृथ्वी पर जो है, जहाँ पे हम रहते हैं, पृथ्वी पर जो है वो 3/4 भाग में सिर्फ जल ही जल है, लेकिन फिर भी हमारा पीने का, पेयजल मतलब पीने वाला पानी, फिर भी पीने का पानी का हमें समस्या होता है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा, समुद्रों का जल खारा होता है जिसको हम पी नहीं सकते, जो पेय नहीं है, पेय मतलब जिसको हम पी नहीं सकते। दूसरे समुद्री जल भी गंभीर रूप से प्रदूषित हैं। पहला जो है हमारा कि समुद्र का जल खारा होता है और उसे पी नहीं सकते हम, और दूसरा जो है वो समुद्री जल गंभीर रूप से प्रदूषित है, प्रदूषित जल को हम पी नहीं सकते हैं। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का अधिकांश भाग प्रदूषित है। और पृथ्वी पर जितने भी जल पाए जाते हैं 3/4 में, उसमें बहुत ज़्यादा भाग जो है वो, अधिकांश भाग प्रदूषित है। और जनसंख्या वृद्धि से पेयजल पर भारी दबाव है। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे पेयजल पर बहुत ही दबाव है। और भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है, परंतु वर्षा का जल भी भूमि में नहीं जा रहा। इससे भूमिगत जल स्तर में भारी गिरावट आ रही है। इन्हीं सब कारणों से पृथ्वी पर पेयजल की समस्या है। तो पृथ्वी पर 3/4 भाग है जिसमें जल है, फिर भी पेयजल की समस्या का कारण क्या है? तो ये हम आपको समझा दें कि समुद्रों का जल खारा होता है, इसको पी नहीं सकते हम, और समुद्र में गंभीर रूप से जो जल है वो प्रदूषित है। अधिकांश भाग जो है वो समुद्र के प्रदूषित है, पृथ्वी का जल। और अधिक वृद्धि, जनसंख्या का वृद्धि हो रहा है, इसलिए पीने वाला पानी पर काफी दबाव है। और भूमिगत जल का भी अत्यधिक दोहन हो रहा है, और वर्षा का पानी जो है वो भी भूमिगत स्तर में, उसके भी भूमिगत स्तर में गिरावट आ रही है। तो इन्हीं कारणों से जो है वो पेयजल की समस्या होती है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वच्छ जल वर्ष के रूप में घोषित किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इसको एग्जाम में पूछ सकता है। तो अभी हम देखते हैं इसका आंसर। इस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वच्छ जल वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2003 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में घोषित किया है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी का कितना भाग जल है? पृथ्वी पर कितना भाग जल है? तो पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल है। 3/4 भाग में सिर्फ और सिर्फ जल ही जल है, लेकिन प्रदूषित है, पीने योग्य सारे नहीं हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकृति में जल किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। ये जो क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी पर प्रकृति में जल किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रकृति में जल ठोस, द्रव तथा गैस के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर जो है वो जल कितने रूप में पाया जाता है, कितनी अवस्थाएं हैं उनकी? तो ठोस, द्रव और गैस। जल ठोस के रूप में जो है वो बर्फ तथा ओला के रूप में पाया जाता है। यह द्रव्य के रूप में पृथ्वी पर समुद्र, झील, नदी, तालाबों आदि में पाया जाता है। और यह जल की सामान्य अवस्था होती है। जल गैसीय अवस्थाओं में भाप के रूप में पाया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी में जल किन किन अवस्थाओं में उपस्थित है, पाया जाता है। तो प्रकृति में जल जो है वो ठोस, द्रव और गैस के रूप में पाया जाता है। और ठोस की अवस्था में ठोस जो है वो बर्फ तथा ओला के रूप में पाया जाता है। द्रव जो है वो झील, नदी, तालाबों के रूप में पाया जाता है। और अगला है हो गया हमारा गैस, सबसे अंतिम, ठोस, द्रव और गैस। तो गैस जो है वो भाप के रूप में पाया जाता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन की
जल चक्र किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी से वायुमंडल तथा वायुमंडल से पृथ्वी पर जल के आवागमन की प्रक्रिया एक चक्रीय क्रम में होती है। जल के इसी चक्रीय क्रम को जल चक्र कहते हैं। तो जल चक्र क्या होता है? पृथ्वी से जो वायुमंडल तथा वायुमंडल से पृथ्वी पर जल जो आती है और जाती है, वर्षा के रूप में जल नीचे आती है पृथ्वी पर नहीं मतलब कि धरती पर आती है नीचे, और नीचे से भाप बन के ऊपर चली जाती है वायुमंडल में। तो इसी आवागमन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चक्रीय क्रम कहते हैं, इसे ही जल चक्र कहते हैं। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, प्रकृति में जल के कौन कौन से स्रोत हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति में जल के मुख्य स्रोत सागर, नदी और झील, तालाब आदि हैं। प्रकृति में जल के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? एक सागर है, एक नदी है और एक झील है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये भी अच्छे से याद कर लेना है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि भौम जल स्तर किसे कहते हैं? तो भौम जल स्तर क्या होता है? भूमि के नीचे वाले सतह जल को भूमिगत जल कहा जाता है। तो इसमें क्या बोला है कि भौम जल स्तर क्या है? तो भूमि के सबसे नीचे वाले सतह में जहाँ जल होती है, जल को भूमिगत जल कहा जाता है। इसके ऊपरी सतह को भौम जल स्तर कहा जाता है। या मृदा की वह परत जहाँ से जल मिलना शुरू हो जाता है उसे भौम जल स्तर कहते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतस्यंदन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा जल का कुछ भाग मिट्टी के छिद्रों से नीचे रिसकर चट्टानों की दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है। जल के इस प्रकार रिसने की प्रक्रिया को अंतस्यंदन कहा जाता है। तो अंतस्यंदन क्या होता है? जो वर्षा होती है तो उसका कुछ मिट्टी का कुछ भाग जो है वो छिद्रों के रूप में रिस कर चट्टानों की दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है। चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है मिट्टी का, जल का कुछ भाग मिट्टी से छिद्रों से रिस कर, और जल की इसी रिसने की प्रक्रिया को अंतस्यंदन कहा जाता है, कहते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि भौम जल स्तर में कमी के कौन कौन से कारण हैं? तो भौम जल स्तर में कमी आ रही है तो उसके कौन कौन से कारण हैं? तो भौम जल स्तर में आई कमी के कई कारण हैं। इनमें प्रमुख कारण निम्नांकित हैं। तो पहला कारण हो गया हमारा जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हो रहा है? भौम जल स्तर में कमी आ रही है। और कृषिगत उपयोग, कृषि में उपयोग होता है इसलिए भी भौम जल स्तर में कमी आ रही है। औद्योगिकरण से भी हो रहा है, वर्षा का असमान वितरण से भी हो रहा है, और वनों की कटाई से भी हो रहा है, जल की बहुत ज्यादा बर्बादी से भी। तो इन्हीं कारणों से जो है वो भौम जल स्तर में कमी आ रही है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड में वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड में अधिक वर्षा कब होती है और कितने प्रतिशत? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड में 80% से अधिक वर्षा कब होती है? जून से सितंबर के माह के मध्य में होती है। जून से सितंबर के बीच में होती है 80% वर्षा झारखंड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड के किन क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है? वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक किन क्षेत्र में होती है? झारखंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड के गढ़वा, पलामू तथा चतरा जिले का उत्तरी भाग। झारखंड का गढ़वा, पलामू और चतरा जिले का उत्तरी भाग में, उत्तर में कोडरमा, हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले के उत्तरी भाग, गोड्डा आदि क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर तक होती है। तो कहाँ होती है 120 तक वार्षिक वर्षा? तो गढ़वा, पलामू, चतरा जिले के उत्तरी भाग में, कोडरमा, हजारीबाग एवं गिरिडीह के जिले में उत्तरी भाग में, गोड्डा आदि क्षेत्र में, गोड्डा के आदि क्षेत्रों में। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए निम्नांकित कारण उत्तरदायी हैं।
पहला हो गया हमारा जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा हो गया हमारा बढ़ते हुए उद्योग और तीसरा हो गया हमारा कृषि कार्य। तो इनका वर्णन करने के लिए बोला है। तो जनसंख्या वृद्धि से क्या होता है? जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों और सड़कों के निर्माण की मांग बढ़ जाती है। इसके कृषि हेतु भूमि, उद्योगों और खेल के मैदानों जैसे खुले क्षेत्रों में कमी आ जाती है। इसके कारण भूमि में वर्षा जल के अवस्त्रवन दर कम हो जाती है। जनसंख्या के लिए जनसंख्या के बढ़ने से जो है वो भवनों, दुकानों, कार्यालयों को, सड़कों को निर्माण बढ़ जाती है, इनके निर्माण। तो और उद्योग, खेल के मैदान सब सारे जो है वो बढ़ते हैं। इससे ही खुले क्षेत्र में भी कमी आ रही है, इसलिए वर्षा का जल स्तर में भी गिरावट आ रही है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा बढ़ते हुए उद्योग। इसमें हो जाएगा जल का उपयोग सभी उद्योगों में किया जाता है। जल का उपयोग जो है वो सभी औद्योगिकरण उद्योग में किया जाता है, जिसे भूमि से निकाला जाता है। उद्योग के बढ़ने से भूमि जल का उपयोग भी बढ़ जाता है, और उद्योग बढ़ता है तो भूमि जल स्तर का भी उपयोग बढ़ जाता है। इसलिए भी बढ़ते हुए उद्योग इससे भी भूमि जल स्तर के नीचे गिरने में उत्तरदायी है। और अगला है हमारा कृषि कार्य। इससे भी भूमि जल स्तर नीचे गिर रहा है, तो इसका वर्णन करने बोला है। तो कृषि के लिए भूमि जल का उपयोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भूमि जल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है कृषि के कारण। अब देखते हैं हम नेक्स्ट और सबसे लास्ट पॉइंट क्वेश्चन। यह है हमारा कि जल चक्र का वर्णन करें। तो जल चक्र का वर्णन करने बोला है। तो जल के विभिन्न स्रोतों, जल का विभिन्न स्रोत क्या क्या है? सागर, नदी और झील आदि से जल वाष्पीकरण होता है, जल का वाष्पीकरण होता है। पौधों भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया के दौरान, पौधों में जो है वाष्पोत्सर्जन होता है, जिससे वाष्प बन के जो जल है वो फिर से वायुमंडल में चला जाता है, ये होता है वाष्पोत्सर्जन। तो जल के विभिन्न स्रोत जैसे सागर, नदी और झील आदि से जो है जो जल वाष्पीकरण होता है। पौधों भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया के दौरान जल वाष्प मुक्त करते हैं। ये सभी जल वाष्प वायुमंडल से में जाकर बादल का निर्माण करते हैं। बादल संघनित होकर पृथ्वी पर बर्फ, वर्षा तथा ओला के रूप में वापस चला जाता है। वर्षा जल का अधिकांश भाग नदी, नालों आदि में होता हुआ सागर में पहुंच जाता है। वर्षा जल का कुछ भाग संचित हो जाता है। यह जल पुनः चापाकल नलकूप द्वारा सतह पर लाया जाता है। पौधे भी मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। इसी प्रकार प्रकृति में जल का चक्र चलता रहता है। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।